हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का बेसिक पढ़ लिया था कि कौन कौन से ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं होते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन में 4 ऑर्गेनेल आते हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा लाइसोसोम और वैक्यूल। और कौन नहीं आते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और पराक्सीसोम। तो आज हम लोग जो ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है उनको हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि जब किसी यूकैरियोटिक सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया है। इसको स्टडी किया गया है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पता चला है कि किसी यूकैरियोटिक सेल में क्या मिलता है? तो यूकैरियोटिक सेल में नेटवर्क देखने को मिलता है। नेटवर्क कहो या रेटिकुलम भी कह सकते हो। नेटवर्क या रेटिकुलम देखने को मिलता है। तो किस चीज का बना होता है? तो कहोगे टिनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। टिनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क देखने को मिलता है और इसी पर्टिकुलर नेटवर्क को कहा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक क्वेश्चन। अब सवाल यह है कि ये कहाँ होता है? तो ये स्ट्रक्चर स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब किसी यूकैरियोटिक सेल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी की जाती है तो एक नेटवर्क या रेटिकुलम देखने को मिलता है जो कि टिनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर का बना होता है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म होता है। उसी को कहा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है, ये उस सेल का न्यूक्लियस है। फिर क्या है? और न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। तो देखने को ये मिला कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के बीच स्कैटर्ड है। और इस स्ट्रक्चर के नाते जो अंदर का पार्ट है, और अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं? अंदर के पार्ट को कहते हैं इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। जो अंदर का पार्ट, सेल के अंदर का जो पार्ट है वो 2 हिस्सों में बट गया। कौन से 2 हिस्सों में बट गया? तो एक हिस्सा बेटा ये हुआ कि एक इस टिनी ट्यूब्यूलर नेटवर्क के अंदर पाया जाता है और एक बाहर पाया जाता है। जो अंदर होता है इसे कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और एक इस टिनी ट्यूब्यूलर नेटवर्क के बाहर होता है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। होता क्या है? तो जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इस इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 पार्ट में बांट दिया। एक कौन सा? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट,
और एक कौन सा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहाँ था? तो याद रखेंगे ये इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, जबकि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहाँ था? साइटोप्लाज्म में था। ठीक है, तो बेसिक बात आप समझ लीजिए। किसी पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल की जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी की गई तो देखने को मिला कि साइटोप्लाज्म में टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क फैला हुआ है। नाम उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया। उसने क्या किया, इंट्रासेलुलर स्पेस जो सेल के अंदर का स्पेस होता है उसको दो भागों में बांट दिया, एक ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहाँ है? वो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। एक बात। दूसरा देखो, दूसरी स्थिति है जब और ध्यान से देखा गया तो मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब और ध्यान से देखा तो देखने को बेटा ये मिला, देखने को ये मिला कि बहुत सारा नेटवर्क बना हुआ है जो बाहर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के, बाहर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के बीच फैला हुआ है। ये मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है और ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो और ये क्या है? यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो कहोगे ये टिनी ट्यूबुलर नेटवर्क है जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के बीच एक्सटेंड होता है। एक बात। दूसरा, और ध्यान से जब देखा गया, और ध्यान से जब देखा गया तो पता चला कि इनके सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इनके सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे, काम की बात यह है कि इनके सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम पाए जाएंगे वो देखने में थोड़ी रफ होंगी, और जिनके सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे वो देखने में स्मूथ होंगी। तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की हो गई। एक का नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक का नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में इसको आर कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको SER कहा जाता है। ठीक, क्या अंतर है? ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर क्या पाए जाएं? राइबोसोम पाए जाएं। जिसके सरफेस पर राइबोसोम पाए जाएंगे उनका अपीयरेंस रफ होगा, इसी नाते उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहोगे। और जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे उनका अपीयरेंस स्मूथ होगा, तो नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही अंतर नहीं है, दो अंतर और भी हैं जो आपको दिखेंगे।
ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके कांटेक्ट में है, तो कहेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसके कांटेक्ट में है, तो आप कहेंगे सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। तो कौन किसके करीब है या किसके कांटेक्ट में है, तो रफ वाली जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है, जबकि स्मूथ वाली जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। तो इनमें थोड़ा अंतर है, उसको हम लोग अगले पेज में देख लेते हैं। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो कैटेगरी की होती है। एक का नाम है RER और एक का नाम है SER। पहला जो अंतर है वो ये कि यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होंगे कहाँ, ऑन सरफेस, जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ राइबोसोम नॉट प्रेजेंट ऑन सरफेस। एक क्वेश्चन यहीं पर है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और ये राइबोसोम है। तो अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये है स्मॉलर यूनिट और ये है लार्जर यूनिट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राइबोसोम की कौन सी यूनिट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है, आंसर देंगे लार्जर यूनिट जुड़ी होती है। दूसरा, किस चीज के मदद से, किसकी मदद से अटैच होती है, तो यहाँ एक प्रोटीन पाई जाती है, यहाँ एक प्रोटीन पाई जाती है और इस प्रोटीन का नाम राइबोफोरिन है, राइबोफोरिन। तो दो क्वेश्चन अलग से याद रखेंगे। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर पाया जाता है, अटैच होता है स्मॉलर यूनिट से कि लार्जर, तो कहेंगे लार्जर। किसकी मदद से, तो आंसर देंगे राइबोफोरिन प्रोटीन। वापस आए, यहाँ राइबोसोम है, यहाँ राइबोसोम नहीं है, और इसी नाते यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा रफ एपियरेंस, जबकि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा स्मूथ एपियरेंस। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि चूंकि यहाँ राइबोसोम हैं, तो फिर ये क्या करती होंगी और कहाँ होती होंगी। तो मैं पीछे डायग्राम में आपको बता चुका हूँ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके कांटेक्ट में है, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। तो इनकी दूसरी जो खास बात होती है कि कांटेक्ट विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साथ में इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ये एक्सटेंसिव होती हैं। एक्सटेंसिव का मतलब फैलती जाता है, जबकि इनकी खास बात ये है कि ये नॉन एक्सटेंसिव होती हैं और नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दूसरा अंतर ये मिल गया कि देखिए रफ वालों पर राइबोसोम पाए जाते हैं, स्मूथ वालों पर नहीं पाए जाते हैं। रफ वाली एक्सटेंसिव होती है, स्मूथ वाली नॉन एक्सटेंसिव होती है। रफ वाली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है, स्मूथ वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ पाई जाती है। अब आता है फंक्शन की अगर बात करें तो ये किस चीज के लिए होती है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और किसके लिए, सीक्रीशन। तो ऐसी कोई सेल जो एक्टिवली इन्वॉल्व होगी
ऐसी कोई सेल जो एक्टिवली इन्वॉल्व होगी सिक्रीशन में या प्रोटीन सिंथेसिस में, उसमें ज़्यादा क्या मिलेंगी, RER। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो ये पाई जाती हैं फॉर लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, एक और स्पेशली बात याद रखेंगे किसके लिए, इन एनिमल सेल। यहां क्या बनता है, लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन। तो लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन कहाँ बनते हैं, तो भी आंसर दे क्या, SER। हाँ, अगर स्पेशली पूछेगा कि फास्फोलिपिड कहाँ बनता है तो याद रखिएगा फास्फोलिपिड, ये याद रखिएगा फास्फोलिपिड का बनना किसका काम है, आंसर देंगे क्या, SER। इतने ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दिए हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चन क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो अब हम लोग एनसीईआरटी से देख लेते हैं। अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो देखो लिखा कैसे है, लिखा कुछ ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिखा है, उससे जब स्टडी करेंगे किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, तो हम लोगों को पता चलेगा क्या कि यहाँ पाया जाता है एक नेटवर्क या क्या, रेटिकुलम, किसका, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कहाँ है, स्कैटर्ड है किसमें, साइटोप्लाज्म में, और इसी का नाम क्या रखना पड़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने डिवाइड कर दिया है किसको, इंट्रासेलुलर स्पेस को, किसमें, दो कंपार्टमेंट में। एक कंपार्टमेंट कौन सा, ल्यूमिनल, जो कहाँ है, इनसाइड ER, और दूसरा कौन सा है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ऑफन सोज क्या, राइबोसोम, जो कि अटैच होती हैं किससे, आउटर सरफेस पर। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम पाया जाएगा उनको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट फॉर्म में RER भी कहते हैं। लेकिन अगर एब्सेंस है क्या, राइबोसोम, तो एपियर कैसी हो जाएंगी, स्मूथ, और नाम रखना पड़ेगा क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, नीट में कई बार पूछा गया है। RER फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन सेल, उस सेल में देखने को मिलते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रोटीन की सिंथेसिस में, और किसमें इन्वॉल्व होते हैं, सिक्रीशन में। दे का मतलब RER की बात कर रहा है, ये एक्सटेंसिव होती हैं और ये कंटिन्यू किससे होती हैं, तो याद रखेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये मेजर साइट है किसकी, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, या तो ये आंसर। लेकिन स्पेशली एनिमल की बात करें तो लिपिड लाइक, ये देखो क्या लिखा है, स्टीरॉयडल हार्मोन, लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस भी कहाँ होती है, तो आंसर देंगे SER। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने समझ भी लिया और एनसीईआरटी से उसको अंडरलाइन भी कर लिया है। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, कौन सी, गाल्जी अपरेटस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग नई हेडिंग पढ़ेंगे और नई हेडिंग है, नई हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स।
चलो देखते क्या है। पहला सवाल ये है कि कैमिलो गोल्गी 1898 में, कैमिलो गाल्गी ने 1898 में क्या बताया? बताया देखो, इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था क्या? तो जो ऑब्जर्व किया था देखिए क्या लिखा, इन्होंने कहा कि डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वैसे ही याद रखोगे। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस किसने ऑब्जर्व किया? कैमिलो गाल्गी ने। और इसी डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो नियर न्यूक्लियस पाया जाता है उसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया गया। किस आधार पर? किस आधार पर रख दिया गया? इस आधार पर कि इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, तो आंसर क्या देंगे? कैमिलो गोल्गी ने। एक क्वेश्चन तो यही है। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? कैमिलो गाल्गी ने किया। कब किया? 1898 में किया। और इसी नाते नाम इसका क्या रखना पड़ा? गाल्जी बॉडी। एक क्वेश्चन। दूसरा, इन्होंने ही बताया कि इसमें किसी पर्टिकुलर गोल्जी बॉडी में क्या पाई जाती हैं, तो कहा ढेर सारी मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक पाए जाते हैं या सिस्टर्नी। डिस्क शेप सैक या सिस्टर्नी पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरी खास बात है कि वो अरेंज्ड होते हैं, स्टैक्ड पैरेलल होते हैं और कंसेंट्रिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कैसे जरा देखो। ये डिस्क शेप सैक पाए जाते हैं, इस टाइप के डिस्क शेप सैक पाए जाते हैं, इस टाइप के। तो जो डिस्क शेप सैक पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं गाल्जी सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? गाल्जी सिस्टर्नी। और जिनके डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर 0.5 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर होती हैं। ये फ्लैट होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कंसेंट्रिक अरेंजमेंट इनका होता है। एक क्वेश्चन। और इनका नंबर वेरिएबल होता है, इनका नंबर वेरिएबल होता है, वेरिएबल नंबर पाया जाता है। ठीक है। और अगर ध्यान से देखें इसमें दो हिस्से होते हैं। किसी सिस्टर्नी को ध्यान से देखेंगे तो सिस्टर्नी के दो पार्ट होते हैं। हम लोग अगले डायग्राम में देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक गाल्जी सिस्टर्नी है, इस टाइप की बनी होती है। किसी गाल्जी सिस्टर्नी को ध्यान से देखेंगे तो इसके दो फेस होते हैं। एक होती है कॉन्वेक्स सिस फेस, या इसी को कहते हैं फार्मिंग फेस। और दूसरी होती है कॉनकेव ट्रांस फेस, या इसी को कहते हैं मैच्योरिंग फेस। ठीक है। तो किसी गाल्जी सिस्टर्नी के दो पार्ट होते हैं, कॉन्वेक्स सिस फेस होती है और कॉनकेव ट्रांस फेस होती है। इसको फार्मिंग फेस कहते हैं, इसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो जरा समझो। तो स्थिति ये होती है बेटा
कि ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की मान लेते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो होता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेसिकल बनती है, और वही वेसिकल बड़ी होकर के क्या बना लेती है, गाल्जी सिस्टर्नी। तो ये न्यूक्लियस की तरफ होता है, इधर से ही बन रहा है सिस्टर्नी, इसी नाते इसका नाम क्या हो गया, फार्मिंग फेस। आगे ढेर सारी सिस्टर्नी बनती जाएंगी, आगे क्या हो जाएगा, मैच्योरिंग फेस। तो ये याद रखेंगे कि जो फार्मिंग फेस है वो किधर की तरफ है, टूवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वेसिकल है, और इसी वेसिकल से बढ़ के क्या बन जाती है, क्या, गाल्जी सिस्टर्नी बन जाती है। ठीक, एक क्वेश्चन। तो मोटा मोटा ट्रांसफेस और सिस फेस वैसे तो डिफरेंट होते हैं, एंटायरली डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया कि कैमिलो गाल्गी ने 1898 में डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा नियर न्यूक्लियस, उसी का नाम गाल्जी बॉडी कहा गया। किसके नाम पर, गोल्गी के नाम पर। इसमें क्या है, तो इसमें ढेर सारी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स होते हैं, या इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, जो पैरेलल अरेंज होते हैं, जो कंसेंट्रिक अरेंज होते हैं। खास बात ये होता है, किसी गाल्जी सिस्टर्नी में दो फेस होते हैं, एक कॉन्वेक्स सिस फेस और एक कॉनकेव ट्रांस फेस। जो सिस फेस है उसको फार्मिंग फेस कहते हैं, और जो ट्रांस फेस है उसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं। फार्मिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर से ये हो गया, ये है न्यूक्लियस, तो ये बेटा क्या है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, तो ये है ट्रांजिशनल वेसाइकिल। और इसी ट्रांजिशनल वेसाइकिल से क्या बनती है, इसी ट्रांजिशनल वेसाइकिल से बनती है गाल्जी सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपके फ्लो दिमाग में होना चाहिए कि चीजें हो क्या रही। ठीक, अब आगे आता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स का काम, ये करते क्या है, तो वो देखो क्या करते हैं। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। अगर हम फंक्शन की बात करें तो पहले तो फंक्शन आप याद रखोगे। सबसे पहला फंक्शन है पैकेजिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल पैक होता है, क्या होता है, वो भी आगे हम समझेंगे, अभी आप याद रखोगे। दूसरा फंक्शन है सिक्रीशन। ठीक है, तीसरा फंक्शन है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और चौथा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो चार तो फंक्शन याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और, यही प्रिंसिपल फंक्शन है, यही क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन है। तो फंक्शन में पैकेजिंग मटेरियल, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये मेन फंक्शन है। अब थोड़ा सा इनके बारे में और देखते हैं। देखो क्या है, तो मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, तो इसको हमने डबल मेम्ब्रेन बना लिया। और ये मान लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये मान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती है वेसाइकिल, और इस वेसाइकिल का नाम ट्रांजिशनल वेसिकल होता है। ट्रांजिशनल वेसिकल, और यही वेसिकल जब बड़ी होती है तो बनती है क्या, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। तो देखो कैसे बनेगी,
इस तरीके से ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ढेर सारी सिस्टर्नी बन गई। तो देखो हो क्या रहा है कि जो भी मटेरियल पैक होना है, इधर देखिए ये है राइबोसोम जो कि कहाँ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बेटा क्या है, राइबोसोम, और ये है क्या, आर ई आर, और ये क्या है मान लेते हैं एस ई आर है। तो होता क्या है कि मान लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकली ट्रांजिशनल वेसिकल, तो जो मटेरियल पैक होना हो मटेरियल इसी ट्रांजिशनल वेसिकल में होगा। पैकेजिंग मटेरियल, और ये ट्रांजिशनल वेसिकल किससे फ्यूज करेगी, तो आप कहोगे कॉन्वेक्स की कॉनकेव कॉन्वेक्स फेज से फ्यूज करेगी, और किसके अंदर चली जाएगी, गाल्जी सिस्टर्नी के अंदर। और फिर कहाँ से निकलेगी, कॉनकेव फेज से निकलेगी, फिर कॉन्वेक्स फेज से, फिर कॉनकेव फेज से, फिर कॉन्वेक्स से, फिर कॉनकेव से। तो जब ये इसके थ्रू पास होगी, वो मटेरियल जो पैक होने वाला है वो जब इसके थ्रू पास होगा तो पैक होकर के अंततः फिर एक वेसिकल बनेगी। ये है पैक्ड मटेरियल। अब इसके दो विकल्प हैं, या तो इसको सेल के अंदर ही इंट्रा सेलुलर टारगेट पर पहुंचा देंगे, और या फिर इसको सिक्रीट कर देंगे, सिक्रीट आउट। तो याद रखेंगे जो मटेरियल पैक होना है वो मटेरियल कहाँ से आता है, तो जो मटेरियल पैक होना है वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाली वेसिकल। किससे फ्यूज करता है, तो कहोगे कॉन्वेक्स फेज से या सिस फेज से, फिर किससे निकलेगा, ट्रांस फेज से, फिर सिस फेज से, फिर ट्रांस फेज से, फिर सिस फेज से, फाइनली कहाँ से निकलेगा, तो फाइनली ट्रांस फेज से या मैच्योरिंग फेज से निकलेगा। टारगेट क्या होगा, या तो उसको इंट्रासेलुलर टारगेट जहाँ सेल के अंदर काम होगा वहाँ भेजेंगे, या फिर उसको सेल के बाहर सिक्रीट कर देंगे। ठीक है, यही दो बेसिक बातें हैं। अब ये मान लेते हैं कि अगर आर ई आर है तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा, तो आर ई आर से प्रोटीन आएगी। ठीक है, फिर वही प्रोटीन किसके पास जाएगी, तो कहोगे वेसिकल में होगी। फिर वेसिकल कहाँ जाएगा, तो गाल्जी सिस्टर्नी के पास जाएगा, और फिर मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी प्रोटीन को मॉडिफाई होना है तो कहाँ से आएगी, आर ई आर से वेसिकल से होते हुए गाल्जी सिस्टर्नी को पहुंचेगी, और अंततः क्या कर जाएगी, मॉडिफाई कर जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। इसी नाते क्वेश्चन है कि आखिर गाल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आसपास ही क्यों पाए जाते हैं, तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आसपास इस नाते पाए जाते हैं क्योंकि वो मटेरियल जो पैक होना है वो कहाँ से आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आएगा। तो अगर ये बहुत दूर होंगे तो यहाँ पहुँचाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को हम लोग एनसीईआरटी से देख लेते हैं। अब हम लोग अगर एनसीईआरटी से देखेंगे तो लिखा कैसे है, लिखा ऐसे है कि साइंटिस्ट हैं कौन, कैमिलो गोल्गी, ईयर कौन सा है 1898। इन्होंने ही क्या ऑब्जर्व किया, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर कहाँ दिया, नियर द न्यूक्लियस। बाद में ही इनका नाम क्या रखा गया, गोल्जी बॉडी, आफ्टर हिम। हिम का मतलब ये कैमिलो गोल्गी, उनके नाम के आधार पर। इसमें क्या पाई जाती हैं, ढेर सारी फ्लैट डिस्क शेप, या तो सैक कहो या तो सिस्टर्नी कहो, जिनका साइज 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये स्टैक्ड क्या होते हैं, पैरेलल। इनके नंबर क्या होते हैं, वेरिएबल। और सिस्टर्नी अरेंज कैसे होती हैं, तो लिखा है कंसेंट्रिक अरेंजमेंट नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें स्पष्ट क्या पाया जाता है, कॉन्वेक्स या सिस फेस कहते हो, या इसी का दूसरा नाम हार्मिंग
फेस होता है और दूसरा कौन सा होता है कॉनकेव ट्रांस, या इसी को क्या कहते हैं मैच्योरिंग फेस कहते हैं। सिस और ट्रांस फेस ऑफ ऑर्गेनेल इंटायरली क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपस में क्या होते हैं इंटरकनेक्टेड। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। गाल्जी अपरेटस या कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। प्रिंसिपली शब्द लिखा है, प्रिंसिपली क्या काम करते हैं तो कहोगे पैकेजिंग, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, या तो उसको डिलीवर कहाँ करना होगा इंट्रा सेलुलर टारगेट को, या तो सिक्रीट करना होगा आउटसाइड सेल। ये पॉइंट टिक कर लो। वो मटेरियल जिसको पैकेड होना है वो किस फॉर्म में आएगा, वेसिकल के फॉर्म में आएगा, और कहाँ से आएगा तो आंसर कहोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और किससे फ्यूज करेगा सिस फेस से फ्यूज करेगा, और मूव करेगा किधर की तरफ मैच्योरिंग या ट्रांसफेस। इसी नाते देखो लिखा दिस एक्सप्लेन व्हाई गाल्जी अपरेटस रिमेन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई भी प्रोटीन जो कहाँ बनेगी राइबोसोम ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो मॉडिफाई हो जाएगी कहाँ सिस्टर्नी ऑफ द गाल्जी अपरेटस बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट्स कहाँ से ट्रांसफेस। गाल्जी पॉइंट टिक कर लो, नीट लिख लो, आज सच क्वेश्चन आया है। गाल्जी अपरेटस इंपॉर्टेंट साइट है किसके फॉर्मेशन ऑफ किसका ग्लाइकोप्रोटीन और किसका ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस कहाँ होती है तो आंसर क्या देंगे गाल्जी अपरेटस पे होती है। ठीक है, अब हम लोग अगली हेडिंग बच्चों पढ़ेंगे क्या लाइसोसोम। तो अगली हेडिंग हम लोग अब पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम पहले मतलब समझ लो क्या है। एनसीईआरटी में लिखा है कि लाइसोसोम क्या है, तो एनसीईआरटी में जैसे लिखा वैसे देखेंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है एक क्वेश्चन। दूसरा फार्म ड्यूरिंग पैकेजिंग एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब इसका मतलब समझ लो क्या है। तो मतलब ये है, इधर देखिए, ये है न्यूक्लियस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है ट्रांजिशनल वेसिकल, और ये है गाल्जी कॉम्प्लेक्स। तो होता क्या है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स से जो वेसिकल निकलते हैं, यही वेसिकल बड़े होकर के क्या बना लेते हैं लाइसोसोम बना लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। कब बनते हैं? फार्म ड्यूरिंग पैकेजिंग ऑफ क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इधर देखो, ये बेटा क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है गाल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है लाइसोसोम। तो यहाँ देखो एक चीज दिख रही है, ये गर्ल फॉर्मेशन है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। तो ये याद रखेंगे GERL। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए गर्ल फॉर्मेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, तो गर्ल फॉर्मेशन में 3 आते हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है और लाइसोसोम। सही सीक्वेंस क्या है? सही सीक्वेंस है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बेटा क्या है? आउटर मेम्ब्रेन किसकी?
न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से क्या बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे क्या बना, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, और उससे क्या बना, लाइसोसोम बना। तो ये दिमाग में आपके फिट होना चाहिए। ये क्या है बेटा, ये वेसिकल है, और ये भी क्या है, वेसिकल है। तो एक बार नीट में फ्लो पूछा गया है तो फ्लो ऐसे बताएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर, उससे बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे बनेगा वेसिकल, उससे बनेगा गाल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर बनेगा वेसिकल, और फिर बनेगा क्या, लाइसोसोम। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, पैकेजिंग के दौरान बनता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा है किसी भी आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकिल, किसी भी आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकिल की बात करें, जैसे मान लो ये आइसोलेटेड लाइसोसोम है, तो इसके अंदर पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं क्या, तो कहोगे आल हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहो चाहे हाइड्रोलेजेज कहो। और कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, तो बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेज, जैसे लाइपेज, जैसे न्यूक्लिएज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेज होता है, लाइपेज होता है, ठीक, ऐसे बहुत सारे, प्रोटीएज। और क्यों पाए जाते हैं, तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये डाइजेशन करते हैं। अब डाइजेशन किसका करेंगे, तो जरा इमेजिन करो भाई, अगर कार्बोहाइड्रेज एंजाइम है तो किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा। अगर लाइपेज है तो किसका करेगा, लिपिड का, या कहोगे फैट का। अगर न्यूक्लिएज है तो किसका करेगा, न्यूक्लिक एसिड का। और अगर प्रोटीएज है तो किसका करेगा, प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं वो डाइजेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का, और किसका, प्रोटीन का। कौन करते हैं, एंजाइम यहाँ दिए हैं। जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं, जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं, ये ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं कितने पर, एट एसिडिक पीएच। ये दिमाग में आप रखिएगा, एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं। इन जनरल ज़्यादातर एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। हाँ, वो अलग मसला है कि कुछ एंजाइम एल्कलाइन पे काम करते हैं, लेकिन वो इसके अलग से नहीं होते हैं। तो दो ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्या, लाइसोसोम एक प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। कब बनता है, फार्म ड्यूरिंग पैकेजिंग बनता है। किसी आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकिल में क्या पाए जाते हैं, सभी प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम या हाइड्रोलेज पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेज है, लाइपेज है, न्यूक्लिएज है, प्रोटीएज है। काम क्या होता है, तो इन सब का काम होता है डाइजेशन। किसका, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन का। ये कितने पर एक्टिव होते हैं, तो ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं किस पर, देंगे एसिडिक पीएच पर। तो किस बात को हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में पढ़ने से पहले 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के फंक्शन में आप क्या बातें याद रखेंगे, देखो कौन कौन सी बातें याद रखेंगे। तो सबसे पहला तो याद रखेंगे डाइजेशन। अब डाइजेशन कहाँ, तो या तो सेल के अंदर होगा तो उसको कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और अगर सेल के बाहर होगा तो कहेंगे
एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो, दोनों कौन करता है? आंसर देंगे क्या? लाइसोसोम। दूसरा जो सबसे काम की बात है, इसको कहते हैं स्कैवेंजर ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये करता है क्लीनिंग ऑफ सेल, क्लीनिंग ऑफ सेल। और क्लीनिंग कैसे करता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है डैमेज सेल ऑर्गेनेल। तो सेल के अंदर अगर कोई सेल ऑर्गेनेल डैमेज हो गया है या नॉन फंक्शनल हो गया है, डैमेज भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल भी हो सकता है, तो डैमेज या नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय करके साफ सफाई करेगा, इसी नाते इसको स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहते हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, तीसरा सवाल है, इनको सुइसाइडल बैग भी कहते हैं, इनको सुइसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों? वो देखो, तो मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी में बहुत सारी सेल हैं और कोई सेल ही डैमेज हो गई, तो अगर कोई सेल खराब हो गई है, नॉन फंक्शनल है, तो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे नॉन फंक्शनल सेल, ठीक है। और सेल को तोड़ देंगे, तो सेल को स्वयं तोड़ देंगे, इसको ऑटोलिसिस भी कहते हैं, ऑटोलिसिस, ठीक है। तो ये फंक्शन है, डाइजेशन करेंगे, साफ सफाई करेंगे, और अगर कोई सेल खराब हो गई है तो अपनी ही सेल क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब इस बात को एनसीईआरटी से पढ़ लिया जाए। तो अब हम लोग इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में बात को लिखा कैसे है। देखें कैसे लिखा हुआ है। लिखा है मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन तो यही याद रखेंगे, कैसे बनता है? फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। कहाँ? गोल्जी अपैरेटस पर। किसी एक आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकिल में क्या पाए जाते हैं? लिखा है रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इनको कहते क्या है? हाइड्रोलेजेज। जैसे लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेज, जो ऑप्टिमली एक्टिव होता है किस पर? एसिडिक पीएच। एंजाइम की जिम्मेदारी क्या है? कि ये डाइजेशन करेंगे किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का और न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अब आखिरी स्ट्रक्चर बचा है, और उस आखिरी स्ट्रक्चर का नाम क्या है? वैक्यूल है। अब हम लोग लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे, वैक्यूल। वैक्यूल देखो, किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल को देखेंगे, किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल को देखेंगे तो प्लांट सेल में बाहर बाहर क्या पाई जाएगी? सेल वॉल पाई जाएगी। ये मान लेते हैं कि सेल वॉल है, और अंदर क्या पाया जाएगा? ये है सेल वॉल, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस ये दिख रहा है, इसी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस को, ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है, और इसी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस को वैक्यूल कहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा,
और ध्यान से देखें तो किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल के अंदर का जितना हिस्सा है वो लगभग इसी ने ऑक्यूपाई कर रहा है। तो क्या किया है, ऑक्यूपाई कर दिया है 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, इस वैक्यूल को हम कहते हैं सैप वैक्यूल। क्या कहते हैं, सैप वैक्यूल। क्यों? क्योंकि इस वैक्यूल में भरा होता है क्या, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड ऐसा मटेरियल दैट नॉट यूजफुल फॉर सेल। फिर से सुनते हैं, इस वैक्यूल को कहते हैं सैप वैक्यूल क्योंकि इसमें वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या ऐसा कोई भी मटेरियल जो यूजफुल नहीं होता वो यही पाया जाता है। एक क्वेश्चन। दूसरा, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। एक क्वेश्चन। और टोनोप्लास्ट की खास बात यह है कि ये मटेरियल को पंप कर देती है, ये मटेरियल को पंप कर देती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पंप कर देगी तो जिस चीज को पंप करेगी उसकी कंसंट्रेशन अंदर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और बाहर क्या हो जाएगी, कम। ये क्या कर सकती है, ये पंप कर देगी आयंस को या मटेरियल को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो वो जो मटेरियल होगा या जो आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, हाई इनसाइड वैक्यूल। ठीक है, तो एक ये काम की बात समझ आई। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ आयन या और मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसी नाते इन सब चीज़ों की कंसंट्रेशन अंदर क्या होगी, हाई होगी और बाहर क्या होगी, लो होगी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और हैं वैक्यूल के बारे में, वो भी देख लेते हैं। वैक्यूल 3 प्रकार की होती है। एक होती है सैप वैक्यूल जो कि हायर प्लांट की पहचान है, हायर प्लांट सेल की पहचान है। एक होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि पाई जाती है अमीबा में, अमीबा के अलावा पैरामीशियम में भी पाई जाएगी। और काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीबा में पाई जाने वाली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काहे के लिए है, फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तीसरी जो वैक्यूल है उसका नाम फूड वैक्यूल है। ये किस में पाई जाती है, तो ये याद रखेंगे, ये पाई जाती है प्रोटिस्टा में। अब सवाल है कि प्रोटिस्टा में तो अमीबा भी आता है, तो अमीबा में भी पाई जाएगी, प्रोटिस्टा में पाई जाती है और कैसे बनती है, फार्म बाई इंगल्फ फूड पार्टिकल। जब प्रोटिस्ट कुछ खाते हैं
तो वैक्यूल बनती है जिसका नाम क्या होता है, फूड वैक्यूल। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा फूड वैक्यूल किसमें है, तो अमीबा भी उसमें आएगा, क्योंकि प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, प्रोटोजोन भी आते हैं। प्रोटिस्टा में कई लोग होते हैं, क्राइसोफाइट होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, यूग्लिनॉइड होते हैं, स्लाइम माउल्ट होते हैं और प्रोटोजोन होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा अमीबा में कौन सी वैक्यूल पाई जाती है, तो अमीबा में फिर दो वैक्यूल बताएंगे, कौन सी, एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और दूसरी कौन सी, फूड वैक्यूल। ठीक है, अब इस बात को हम लोग एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में लिखा है कि वैक्यूल क्या है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है। कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में। इसमें क्या होता है, वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, या ऐसा कोई भी मटेरियल जो यूजफुल नहीं होता है। वैक्यूल बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और इस सिंगल मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल की बात करें तो वैक्यूल ऑक्युपाई करेगी कितने परसेंट, 90% वॉल्यूम। ये प्लांट टिक कर लें। टोनोप्लास्ट की खास बात है, फैसिलिटेट करेगी ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस का या अदर मटेरियल का अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसमें पंप कर देगी, वैक्यूल में, और इसी नाते उनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, किसमें, वैक्यूल में। अमीबा की बात करें तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। एक क्वेश्चन, मेनी सेल जैसे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल बनती है कब, इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और रह गया है, वो भी आप यहीं से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर soluble pigment present in vacuole। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो इसका आंसर हम लोग देंगे एंथोसाइनिन। और किसमें पाया जाता है, तो याद रखेंगे बीट रूट में। ठीक है, तो बीट रूट की जो सेल होती है उनके वैक्यूल में एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है, एंथोसाइनिन। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगले लेक्चर में हम लोग आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक्सप्लेन करेंगे। बाय बाय बच्चों।